प्लीज कर ले रिवाइज, एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट बस रहेगी, वो भी रिवॉल्यूशन जैसी है। या चले मेरे से सुने, पेज 20 पे जाए। पेज 20 पे हमने कॉस्ट मॉडल के एंगल से ये पढ़ा कि अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होनी है तो द रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट shall not increase shall not be increased above the lower of। तरीका इसका ये है कि आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लें और वो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लें जो होती अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता, उसमें से लोअर सिलेक्ट करें और फिर उसे कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लें और फिर जितना एसेट में इजाफा हो सकता है उस लोअर तक बस वो कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल पेज पे देखें ना 20 पर रिकवरेबल अमाउंट आई थी 60, ये पिछला पेज देख के बता रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट आई थी 70, कैरिंग अमाउंट बनी थी अगर लॉस ना होता 60, लोअर सिलेक्ट हुआ 60 और एसेट 48 पे आ रहा था तो 12,000 से हमने एसेट बढ़ा लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर स्टार्ट हुआ कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर हो और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो फिर एंट्रीज देखते रहे जरा। फिर सरप्लस से लॉस एडजस्ट हुआ था और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई थी। ये बात हमने 31 दिसंबर 2023 तक फाइनल कर ली थी और वहां फिर हमने रिमेनिंग लाइफ गिनी थी जो आपने मुझे 7 साल सॉरी बताई थी। तो 7 साल रिमेनिंग लाइफ के बेस पे 2024 से ऑनवर्ड्स 9300 पे डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस चार्ज होगी। डन है सर? चलो आगे फिर लास्टली फिर अब आप आ जाए डेट 31 दिसंबर 2025 लिखी हुई है तो 2025 लिखने का मतलब 2 और साल गुजर गए 24-25 के आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉस। 2 साल और गुजर गए हैं 2024 एंड 2025। पढ़े इधर आगे क्या लिखा हो। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज, अब दोबारा वर्किंग शुरू करते हैं, 65,100 माइनस नहीं बेटा 80 तो अब बहस खत्म हो गई। 93,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 24 और 25 में पर एनम कितनी चार्ज हो रही होगी? 9300 चार्ज होगी तो 9300 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें और 65, अच्छा टोटल बता रहे 65,100 में से माइनस करें 46,500 क्या बना किस दिन की? अगला सेंटेंस जरा ढूंढे। देयर आर इंडिकेशंस दैट इम्पेयरमेंट लॉस माइट हैव रिवर्स्ड and the company estimates the recoverable amount of the asset to be 55,000. What is 55,000? recoverable amount है। अब आगे ना देखें, आगे सिर्फ मुझसे सुने। कैरिंग अमाउंट क्या है? 46,500 और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 55,000, 45,600 सॉरी। एंड देन रिकवरेबल अमाउंट आई है 55,000। अब मेरी बात यहां से ऑनवर्ड गौर से सुनिएगा। पिछला पेज देखें, अगर होता है कॉस्ट मॉडल तो कॉस्ट मॉडल में फिर आपने रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना था, नहीं पहले कंपेयर करना था, नहीं पहले कंपेयर करना था कैरिंग अमाउंट से अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता और फिर वहां से लोअर सेलेक्ट करके आपने फाइनली कैरिंग अमाउंट के साथ देखना था। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो पेज के स्टार्ट पे जाए जरा 21 पे, फर्स्ट लाइन। इस केस में अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट ने रिकवरेबल अमाउंट तक जाना है और आगे लिखा हुआ ऑल अदर वर्किंग इज एज पर IAS 16। मतलब अब इसका ये बोर्ड पे देखना, सिर्फ अब देखना ये होगा कि अब कॉस्ट मॉडल पे हम हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है तो कैरिंग अमाउंट ने रिकवरेबल अमाउंट तक जाना है। इट मींस फिगर्स बताएंगे किस अमाउंट ने किस अमाउंट तक जाना। 46,500 ने 55,000 पे जाना है। डिफरेंस नहीं जरा 8,500 अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बनेगा। किस अमाउंट को किस अमाउंट से मैंने सिंपली कंपेयर कर दिया विदाउट एनी लोअर ऑप्शन और डिफरेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। एसेट ने बढ़ना है कम होना?
एसेट ने कितने से बढ़ना है? 8500 से बढ़ना है। बिल्कुल अब यहाँ रिलैक्स रहना। आगे इसके बाद वही होना है जो IAS 16 में होता था। अगर 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 रिवैल्यूएशन लॉस के बाद सरप्लस आ जाए, यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस की जगह इंपेयरमेंट लॉस है, तो इंपेयरमेंट लॉस की अगर रिवर्सल हो रही है रिवैल्यूएशन मॉडल में, तो बाकी सिर्फ ये डिफरेंस आपने लिया और इसके बाद अब आपने IAS 16 ध्यान में लाना है। कभी आपने सुना मेरे से कि लॉस के बाद सरप्लस आ जाए? तो यहाँ इंपेयरमेंट लॉस के बाद रिवर्सल आ रही है, बस वर्ड्स में ये फर्क है। बाकी वही होना है जो आपको होपफुली कुछ जहन में आ रहा होगा। तो आता है जहन में कुछ रिवर्सल ऑफ लॉस होती है, तो बताएंगे क्या करूं अब? रिवर्सल ऑफ लॉस अब बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, रिलैक्स रह के सारा डाटा ढूंढना है। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? IAS 16 आ रहा है। IAS 16 में क्या जहन में आ रहा है? रिवर्सल ऑफ लॉस। कभी सोचा सुना है मेरे से? कब? लॉस के बाद। तो ये भी इंपेयरमेंट लॉस के बाद अब रिवर्सल आ रही है। तो लॉस था कितना जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया था? आई होप कि आपने मेरे वर्ड्स पूरे सुने। लॉस टोटल आया कितना था, ढूंढे जरा। टोटल टोटल 29,400 की बहस क्यों नहीं हो रही पता है किसी को? तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उससे रिवर्स होना है। तो कितना प्रॉफिट लॉस में गया था? तो 4900 के साथ क्रेडिट वर्ड आ गया। नहीं, पहले तो क्रेडिट वर्ड आ गया रिवर्सल ऑफ लॉस, लेकिन क्या फिर लॉस चार्ज होने के बाद कुछ कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? प्लीज ट्राई टू रिवाइज। क्या तरीका होता है इसे सोचने का? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ढूंढ के बताएं डेप्रिसिएशन पर एनम 2000 किन सालों में? देख के देखे। लॉस के बाद बेटा बहस है यार, लॉस के बाद वाले जो साल हैं, कौन से दो लॉस के बाद वाले साल? तो कॉस्ट मॉडल अगर होता तो इन सालों में आप पर एनम डेप्रिसिएशन 10,000, आपको पता है कैसे आ रहा है? ढूंढने वाले फर्स्ट लाइन में जाए। 1 लाख का एसेट, 10 साल लाइफ, कॉस्ट मॉडल होता तो ऐसे ही रहना था, कोई रिमेनिंग लाइफ नहीं। किन सालों में ये बहस कर रहे हैं आप? 24-25। लेकिन चार्ज कितनी हुई है उन 2 सालों में? लेकिन मसला 1 साल का नहीं है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। कुछ याद आता है सर? तो व्हाट इज 10,000 डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल? व्हाट इज 9300 डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस? लेकिन प्रॉब्लम इज ऑफ 2024 एंड 2025। टोटल बना आपका 1400। इसके साथ रेफरेंस क्या आ गया? क्या रेफरेंस आ गया? दोनों का आपस में नेट ऑफ करें। 3500 की रिवर्सल कहाँ जाएगी? 3500 की रिवर्सल कहाँ जाएगी? ठीक है सर। और जब बाकी फिगर बची है, बाकी बचती है कुछ, टोटल कितने से एसेट ने बढ़ना है? 8500 और 3500 में डिफरेंस नहीं। ये 5000 इसलिए इग्नोर नहीं होना क्योंकि अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो फिर इस 5000 ने किस नाम से कहाँ जाना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से फिर इक्विटी का पार्ट बनना है। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। वापस एक एक लाइन है सिर्फ ऊपर, किसका किससे कंपैरिजन, किसने कहाँ जाना है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट ने रिकवरेबल अमाउंट के बराबर होना है, और उसके बाद बाकी सब वही होना है जो IAS 16 में रिवर्सल ऑफ लॉस के बाद, रिवर्सल ऑफ लॉस के या लॉस के बाद सरप्लस जब आता था तब करते थे। बाकी आपके पास नीचे वर्किंग लिखी हुई है, लेकिन मेरी सजेशन है जरा अपने हाथ से भी लिखना। और फिर मुझे एक एंट्री भी बतानी है, लेकिन रिलैक्स रहकर। ये राइट साइड पर जगह है मेरे ख्याल है जो आपके पास जगह पेज के नीचे, अपने हाथ से वर्किंग बनाना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ याद आ गया? कॉस्ट मॉडल पे होती है, कॉस्ट से रेट लगा रहे होते हैं और देख लेते हैं 24 और 25 का कॉस्ट पे रेट लगाने से क्या डेप्रिसिएशन आती है। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट मेथड चाहे जो भी हो, कॉस्ट मॉडल और आफ्टर लॉस। ठीक है।
जी ऐसे ही है सर। जी शायद साहब ऐसे ही। जी नोट कर लिया तो बताइए। जॉन स्टूडेंट साहब भी नोटेड है प्लीज। एंट्री बनवानी है आपने। तरीका मेरे नजदीक इसमें बात आपकी सही है, लेकिन इसमें शायद सेपरेट लेजर बना हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बोला। बेटा प्लीज नहीं करते थे ऐसे, कभी भी नहीं किया, प्लीज ना करें। ये 16 अल्लाह ना करे। ये काम तो आपने कल भी किया है हड़प्पा में। हाँ फर्क सिर्फ ये था कि वहां लैंड का लॉस रिवर्स हुआ था। लैंड का रिवैल्यूएशन लॉस आया था बाद में। बस यही नहीं किया, बाकी लगता सारा हड़प्पा कर दिया। ये काम तो बेटा कल भी आपने किया है, प्लीज वन प्लीज ना करें। सिर्फ लैंड की क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो इसलिए शायद मसला नहीं आया। जितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया हुआ था वो सारा रिवर्स हुआ और एक्स्ट्रा सरप्लस बन गया। प्लीज बेटा ऐसे ये काइंडली देख लीजिएगा प्लीज। इसमें ये 16 में यकीन माने मैंने वैसे ही वही किया जो आई 16 में करते थे। प्लीज को मेरा है साथ दे सकता है यार। याद तो नहीं है लेकिन वैसे ही बता दें यार, मंजूर यार। आई 16 में ऐसे ही करते होंगे ना यार। बेटा प्लीज ऐसे ही है, काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। जी बेटा अगर कॉस्ट मॉडल होता, इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता, कॉस्ट मॉडल होता, तो जो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक है, एक वर्ड लिख दें जरा। कॉस्ट मॉडल इफ नो रिवैल्यूएशन, कॉस्ट मॉडल में खैर रिवैल्यूएशन तो इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है प्लीज, ये इसके साथ वर्ड लिखे थे। जो 10,000 डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की है, ये कैसे कैलकुलेट की है? कॉस्ट मॉडल मैंने ज़हन में रखा है और क्या इग्नोर किया? डेफिनेट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में लिख ले, चलें क्लियर कर लो। कॉस्ट मॉडल इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, और रिवैल्यूएशन तो होनी नहीं, कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन होती है। ये ठीक है जी, प्लीज आप क्लियर। आप बेटा कल एक नजर देख लीजिएगा, एग्जैक्टली वही हुआ है जो आई 16 में होता था। आप देख लीजिएगा, कोई अगर कंफ्यूजन रह जाए तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये अब ये क्लियर हो गया प्लीज। ये एंट्री में कह रहा था, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री सुना रहे थे आप मुझे। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट है, तो रिवर्सल में बेटा इसी को रिवर्स करें। अब डेफिनेटली एसेट ने बढ़ना है, लेकिन एसेट डायरेक्टली बढ़ने की बजाय लेजर क्योंकि लदा बना हुआ है, इसलिए एंट्री लिखें जरा। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। लेकिन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कितने से सोचें? 8500 से एसेट ने बढ़ना है। 8500 ही रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से प्रॉफिट लॉस में फिगर, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से प्रॉफिट लॉस में फिगर 3500 जाएगी, और बाकी जो 5000 है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी। तो ठीक है, एसेट ही बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है कि क्या कम होने से एसेट कैसे बढ़ जाएगा? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कम होने से, डेबिट होके कम होने से एसेट इंक्रीज कर जाएगा। ये एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? ये बड़ा ठीक है, प्लीज काइंडली करिए। आई 16 कल वाले सवाल में भी ट्राउट वगैरह में नहीं आया मेरा ख्याल, लेकिन कल वाले सवाल में तो आया है रिवर्सल ऑफ लॉस।
एक बार देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है शायद सेम चीज रिपीट हुई है। नेक्स्ट पेज पे फर्दर कुछ एग्जांपल्स करें। इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ दो लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं, प्लीज ये जरा खामोशी से इंडिविजुअली पढ़ें, बताएं सोच के पढ़ के याद आता है? कंप्लीट साइलेंस, सही तरह खत्म करें चीजें। ये बड़ा मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की कि इस केस में सिर्फ एक काम करना है, दैट इज रिटन ऑन पेज नंबर 21 और उसके स्टार्ट पे, कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हो रही है तो आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद जो आपने काम करना है वो एज पर आई 16 करना है। ठीक है प्लीज। पेज नंबर, वो कॉस्ट मॉडल की बहस है। रिवैल्यूएशन मॉडल में आपने रिकवरेबल अमाउंट के बराबर अपना एसेट कर लेना है, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको एज पर आई 16 ट्रीट करना है। कॉस्ट मॉडल है तो लोअर ऑफ है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिकवरेबल अमाउंट के इक्वल करके बैलेंसिंग फिगर एज पर आई 16 अप्लाई। जी सर, पढ़ा किसने? किन दो जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है? और किन तीन जगहों पे एप्लीकेबल है? अच्छा, उसने हाईओवर में एंड में लिखा नॉट लिमिटेड टू, लेकिन आपके सिलेबस के हवाले से शायद इन्हीं तीन चीजों पे एप्लीकेबल है। सिलेबस के एंगल से कह लें, आपको किन का पता होना चाहिए उसके एंगल से। बेटा शायानी क्या कर रही जा रही है? अल्लाह मालिक है बेटा, इस पेज नंबर 22 पे आ जाए। तो करना था वो प्लीज कर लिए। इसके नीचे बेटा दो बॉक्सेस आपको लिखे नजर आएंगे, IAS 16 इज आल्सो अप्लाइड टू एसेट, बल्कि इसकी पहली लाइन पढ़ो। IAS 36 इज आल्सो अप्लाइड टू एसेट्स दैट आर कैरिड एट, पता है आपको? क्या इंपेयरमेंट की बहस रिवैल्यूड एसेट्स पे भी है सर? एंड इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग गाइडेंस इन दिस रिगार्ड। नीचे जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही, अगर हमने बगैर किसी एग्जांपल के पढ़ लिया तो हमने परेशान होए बगैर, परेशान के अलावा कुछ भी नहीं होना। तो इसके नीचे आ रहे एक एग्जांपल नीचे, और एक एग्जांपल जरा नेक्स्ट पेज पे पहले रिलैक्स होकर मेरे साथ कर लें, बाकी जो यहाँ करेंगे इंशाल्लाह वही इंग्लिश में लिखा हो। मैं दो लाइनों को छोड़ के पहले ये मेरी तरफ जरा देख के बता दें, क्या IAS 36 में इंपेयरमेंट लॉस अगर आ जाए, या बल्कि इस तरह कर लेते हैं, क्या इंपेयरमेंट लॉस किसी ऐसे एसेट का आ सकता है जो कॉस्ट मॉडल पे हो, और क्या किसी ऐसे मॉडल का किसी ऐसे एसेट का भी आ सकता है जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, और सिमिलरली रिवर्सल कॉस्ट मॉडल वाले एसेट्स पे भी हो जाती है और रिवैल्यूएशन भी हो सकती है। तो ये स्टैंडर्ड IAS 36 है इंपेयरमेंट वाला, ये रिवैल्यूड एसेट्स पे भी एप्लीकेबल है। कैसे? जरा नीचे अब एग्जांपल में है जो इस पेज के नीचे, और सिर्फ कंसंट्रेट करेगा, हमने डिस्कस कर लिया, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं इन पेजेस पे। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री इंडिपेंडेंट सिनेरियोस रिलेटेड टू द रिवैल्यूड एसेट्स, कॉस्ट मॉडल वाले नहीं, रिवैल्यूड वाले एसेट्स। इंडिपेंडेंट मींस अलग-अलग तीनों। सिनेरियो ABC, कैरिंग अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू। पहले यहां जरा रुको, क्या मतलब कैरिंग अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू? अगर इवैल्यूएशन मॉडल है तो क्या एसेट फिर अपनी कैरिंग अमाउंट पे फेयर वैल्यू के बराबर आ जाता है? रिवैल्यूएशन अगर हो जाए तो रिवैल्यूएशन के बाद एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाता। तो इस वक्त जो कैरिंग अमाउंट्स आपको दे रहा है वो किसके बराबर आई हुई हैं? हो सकती हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में कहता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर है, मतलब इग्नोर कर दो। नेक्स्ट लाइन में कहता है वैल्यू इन यूज, तीन अलग अलग सिनेरियोस में बता रहा है। रिक्वायरमेंट में कहता है डिस्कस वेदर IAS 36 नीड्स टू बी अप्लाइड एंड कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस। वो क्या पूछ रहा है उसको छोड़ें
और जो मैं उर्दू में पूछूंगा पहले वो मुझे बता दो। सिनेरियो ए, एक मिनट था, वो तो नीचे नोट लिखा हुआ, नो नीड है या नीड है, यही डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ शायद जो आपने नो बोला है अभी थोड़ी देर बाद आपको कहेंगे वो नीचे गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। नीचे छोड़े टेबल में। एग्जाम्पल में 3 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो ए में मुझे जरा इंपेयरमेंट लॉस के एंगल से कुछ फिगर्स बताएं, कैरिंग अमाउंट बताएं, कैरिंग अमाउंट बताएं। अगर इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना हो तो कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किससे करते हैं? हाँ जी ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ क्या एंड क्या। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बनवाएं। यार कैरिंग अमाउंट लिखवा दी, कमाल हो गया यार। अगर रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे हुई है और 5 लाख कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है और ईयर एंड पे आप ये वर्किंग कर रहे हैं, तो 5 लाख क्या लिया मैंने? 5 लाख। अब मैंने फेयर वैल्यू ली है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बताएं, 0। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बताएं, वैल्यू इन यूज बताएं, वैल्यू इन यूज बताएं, वैल्यू इन यूज बताएं, हायर उठवाएं, डिसीजन लें, इंपेयरमेंट या नो इंपेयरमेंट। सिनेरियो बी में आए, कैरिंग अमाउंट बताएं, फेयर वैल्यू बताएं, कॉस्ट टू सेल बताएं, 0। वैल्यू इन यूज बताएं, 4,80,000। जस्ट मिनट यार, ठहर तो जाओगे। हायर उठवाएं, 5 लाख। इंपेयरमेंट लॉस बताएं, कैरिंग अमाउंट बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख क्यों फेयर वैल्यू आई जा रही है? नहीं नहीं, वो ऐसे फेयर वैल्यू पे है और कॉस्ट ऑफ सेल निग्लिजिबल है। वैल्यू यूज बताएं, 1 लाख। क्या वैल्यू यूज में चेंज आ रहा है? चेंज आ रहा है? पहली ज्यादा थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से पहली 6 लाख ज्यादा थी, बाद वाली 2 लाख कम थी। बराबर होती तो फिर क्या होता? बराबर का मतलब 5 लाख 5 लाख। हायर क्या होता? फिर भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं था। तो यहाँ जो सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं, एक हायर है और 2 लोअर है। हायर उठवाएं, 5 लाख। इंपेयरमेंट लॉस बताएं। बहस की कंक्लूजन अभी ना बताएं। क्या इन एनी केस नो इंपेयरमेंट लॉस, चाहे क्या हो चाहे क्या हो चाहे क्या हो। अगर वैल्यू इन यूज 5 लाख से ज्यादा हो, बराबर हो सोच लेंगे जब बना दो सिनेरियो। 5 लाख बराबर हो, वही हायर होगा, वही 5 लाख है। और अगर लोअर हो तो इवन देन इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा। फाइनल अभी कंक्लूजन मेरी तरफ से नहीं आई, लेकिन इन एनी केस यहाँ इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे जाए। नीचे जो टेबल है वो आंसर वाला है, तो वो सवाल नहीं है, वो एक सेकंड, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एग्जांपल में। हाउ मेनी सिनेरियोज वंस अगेन। फर्स्ट लाइन पढ़े, फर्स्ट लाइन, कंसिडर वंस अगेन कौन सा मॉडल है? कैरिंग अमाउंट लिखवाएं। रिकवरेबल अमाउंट बनवाना शुरू करें रिलैक्स होके। 5 लाख, 5 लाख क्या उठवाया मुझे? और अब निग्लिजिबल नहीं है, अब है क्या है? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, बना ये 4,50,000। वैल्यू इन यूज है 6 लाख। हायर है 6 लाख। डिसीजन है
नो इम्पेयरमेंट लॉस। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मैं बहस कर रहा हूं ये ऑलरेडी हम पेज नंबर 10 पे कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला तेरा शुक्र है मेरे जहन में आ गया बेटा, वो और थी ये और है यार, पहले वही फाइनल करो यार, खुदा का नाम लो यार। एक मिनट देखो तो सही यार, प्लीज यार अंजना प्लीज मेरे भाई, एक मिनट, शुक्र है अल्लाह मेरे जहन में सवाल आ गया। ये पेज नंबर देखिएगा 9 है क्या बेटा? वो तकरीबन मिलती जुलती थी इससे, इसलिए मेरे भी जहन में अचानक ये बहस आई है। लेकिन वहां ये फैसला हो रहा था कि क्या वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत होती है या नहीं। नहीं प्लीज देखने कौन सा पेज था? पेज नंबर 11 का स्टार्ट है, 10 का स्टार्ट है। फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, देख के जरा, देख के जरा, मुझे भी जरा भूल गया मैं भी जरा। फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एंड देन इफ इट इज हायर देन, वो हमने इसी तरह की वर्किंग्स कुछ की थी, लेकिन उसमें ये डिसीजन हो रहा था कि क्या वैल्यू यूज कैलकुलेट भी करें या नहीं। तो क्या पता चला था, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल हायर है तो फिर वैल्यू यूज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ ये बात नहीं हो रही, तकरीबन उसी से मिलते जुलते सिनेरियोज हैं। यहाँ अब आए जरा वापस, यहाँ अगर आपने गौर से अभी तक एग्जांपल देखी हो तो यहाँ ये बहस होने लगी है कि अगर कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल है और एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो क्या इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करना जरूरी है या नहीं। यहाँ इस अगर कौन सा मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल। और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्योंकि एसेट्स पहले फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं, कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू बनी होती है, और अगर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर नेग्लिजिबल है तो क्या फिर इंपेयरमेंट लॉस होगा। और अब बात ये होने लगी कि अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल ना हो तो यहाँ रिवैल्यूड एसेट्स हैं और फोकस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे। तो शायद उसी तरह के ये कॉलम्स मैं बना रहा हूँ जिस तरह पहले बनाए थे, वहां ये डिसीजन हो रहा था कि वैल्यू यूज कैलकुलेट भी करें या नहीं। यहाँ ये फैसला हो रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस ही की कैलकुलेशन रेलिवेंट है या नहीं। लेकिन अभी वो फैसला हो नहीं पा रहा है। तो आई होप कि क्लैरिटी आ गई है। अपने वर्ड में बता देंगे वहां क्या था। आई होप के सवाए इसके कि वहां भी कॉलम थे और यहाँ भी कॉलम है, इसके अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं। तो आज जरा कॉलम बनवा रहे थे। हायर क्या सर, इंपेयरमेंट लॉस बताएं जी। बी पार्ट जल्दी। 5 लाख कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट प्लीज, सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। ये 450 ही कैसे बनेगी, वैल्यू यूज बताएं। अब बहुत से आपने देखना, हायर उठवाएं, नो इम्पेयरमेंट लॉस, इजर इम्पेयरमेंट लॉस है यार, हायर उठवाना था। 480 उठवाया आपने, 5 लाख कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया, 20,000 लॉस बनता है। थर्ड सिनेरियो, 5 लाख कैरिंग अमाउंट, 4,50,000 कैसे, 5 लाख माइनस 50,000 वो कॉमन फिगर्स जा रही हैं, 1 लाख वैल्यू यूज है, हायर उठवाएं, 4,50,000, इंपेयरमेंट लॉस अब 50,000 है। कंक्लूजन मुझसे सुना, पिछले एग्जांपल में जाए, अगर कॉस्ट टू सेल नहीं, इग्नोरेबल है, क्या आपने ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी की थी आप लोगों ने, नेग्लिजिबल की, ना होने के बराबर, अगर ना होने के बराबर है तो देन फिर इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, चाहे जो भी सिनेरियो बन जाए, इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं होगा। ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर है। अब कैरिंग अमाउंट वैल्यू यूज कम हो ज्यादा हो, फाइनली डिसीजन यही है कि इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर वर्किंग होगी, नहीं फिर वर्किंग होगी और देन पता चलेगा कि सिनेरियो में कि है या नहीं, और फिर अगर है तो कितना है। क्या हो सकता है इस केस में भी इंपेयरमेंट लॉस ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि हो, और फिर वो कितना है ये भी वर्किंग करके पता चलेगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है और आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन कर ली है
रिवैल्यूएशन कर ली है, कब वर्ड्स क्यों बोला है मैंने, एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल है, तो देन देयर इज नो नीड टू चेक वेदर देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस और नॉट। लेकिन अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द फिगर्स एंड देन मेक द फाइनल डिसीजंस। अब मैंने जो वर्किंग्स लिखी हैं, अगर आपने लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन पहले जरा अंग्रेजी का फाइनल करने, क्योंकि आंसर आपके पास लिखे हुए हैं। तो आज जरा थोड़ा सा जो हमने बोला है उसे जरा याद रखने के लिए जरा ढूंढने के वर्ड्स हैं क्या। मेरे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं वैसे, जो मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की है। आए जरा चेक करते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। ऊपर जो टेबल बना था पहले उस पर आ जाओ। इफ, अब क्या हेडिंग्स बनी हुई जी लेफ्ट साइड पे, if the disposal costs are negligible, the recoverable amount of the revalued asset is necessarily close to or greater than the revalued amount। इसकी जरूरत नहीं है, इससे अगला जो सेंटेंस है वो पढ़े आराम से। In this case, after the revaluation requirements have been applied, it is unlikely that revalued asset is impaired and recoverable amount need not be estimated। यही बात हुई है सर, अपने वर्ड में बता देंगे जरा। जितनी बेटा वो कहेगा, जितनी वो नेग्लिजिबल कहेगा वही हम नेग्लिजिबल समझेंगे, और अगर वो नेग्लिजिबल नहीं कहेगा तो हम वर्किंग कर देंगे। जी अगला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, इफ डिस्पोजल कॉस्ट आर, अब वो पहले एक्सप्लेन करा कि क्या होगा, इसकी भी आखिरी दो लाइनें अंडरलाइन करें। इन दिस केस आफ्टर द रिवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अप्लाइड, एन एंटिटी अप्लाइज IAS 36 टू डिटरमिन वेदर द एसेट मे बी। अब इस केस में अप्लाई करने से क्या क्या पता चल सकता है, इम्पेयरमेंट है, और अगर है तो कितनी है, ये भी डिफरेंट हो सकती है, और ये भी पता चल सकता है कि इम्पेयरमेंट नहीं है। मेरी तरफ जरा देख के जरा स्टोरी की कंक्लूजन बताने की कोशिश करें। अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल है तो इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। लेकिन प्लीज ये किस मेथड में है, किस मॉडल में है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल के एंगल सारी बहस हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर आप वर्किंग करेंगे और फिर ही पता चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी आप देख लें, मेरे ख्याल आंसर्स लिखे में जरूरत है। बाकी बेटा जो आप पढ़े थे ना रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट, वो भी जरा पढ़ लेना। इफ कॉस्ट इज ऑफ डिस्पोजल इज जीरो या नेग्लिजिबल, then fair value less cost to sell will be equal to, आराम से जरा, carrying amount which is already equal to fair value। ठीक सा क्या मतलब हुआ, अब रिवैल्यूएशन हुई, एसेट कैरी फेयर वैल्यू पे आ गया और डिस्पोजल कॉस्ट है नहीं, तो अगर डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी उसी कैरिंग अमाउंट मींस फेयर वैल्यू के बराबर आ जाएगी। दोबारा आराम से पढ़ लें, लेकिन सही से कॉन्टेक्स्ट क्लियर करके। इफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर नीरो नेग्लिजिबल, देन क्या, क्यों, फेयर वैल्यू में से अगर जीरो ही माइनस होना है तो दोबारा फेयर वैल्यू ही बन जाएगी, और फिर वो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर ही क्यों आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन कर ली थी। अब आई होप के क्लियर हो गया। तब आ जाए नेक्स्ट पेज के मिड में आ जाए, बाकी तब सारी बातें हो गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। जी ये तभी है जब ईयर एंड पे ये काम हुआ, पर बार बार लिखा हुआ था जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हुई है जैसे ही उसे अप्लाई किया है, अगर मींस उसे IAS 16 में अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आपने अप्लाई कर लिया है तो उस वक्त अब इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग की जरूरत नहीं है अगर डिस्पोजल कॉस्ट निग्लिजिबल है। लेकिन उसी वक्त हो दोबारा इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग की जरूरत पड़ सकती है। कर दें हिम्मत, अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल ना हो। ठीक है मिस्टर अहमद। चलें जी, अब आगे जो पेज नंबर 23 के मिड से एग्जांपल्स आएंगी, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। इसमें इम्पेयरमेंट लॉस वाली भी आएंगी, रिवर्सल वाली भी आएंगी, कॉस्ट मॉडल में भी आएंगी और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी आएंगी। लेकिन जिस तरह आपने सफे के इस तरह बनते नहीं थे, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में ये छोटी छोटी एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं। किस पेज से शुरू हो गए हूँ, आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ा। सफे बस खत्म हो गए हैं यार, वापस आ जाए। क्या आखिरी सफे तक अब इम्पेयरमेंट की एग्जांपल्स हैं?
अल्लाह ना करे, बट मैं बताता हूँ कहाँ एंटर होगी। एग्जाम्पल मिड ऑफ द पेज नंबर 23, एन एसेट वॉज परचेज्ड for rupees 1 lakh on with 10 years useful life and nil residual value. Depreciation is charged on straight line basis. On 31st December 2021, depreciation of rupees full concentrate करें, बिल्कुल full 10,000 कैसे, एक ही साल गुजरा अभी। On this date, the recoverable amount of was determined at 72,000. Therefore, impairment loss 18,000 कैसे, 90 कैसे, 90 कैसे, 90 कैसे, 72 कैसे, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट 18,000, ठीक है, रिकॉग्नाइज हो गया। जैसे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होता है तो फौरन क्या करके आगे जाया जाता है, दो काम चले कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड हो गया, एसेट किस पे आ गया, 72 पे आ गया, रिमेनिंग लाइफ बता दें। नेक्स्ट लाइन, 31 दिसंबर 2022 में 8,000 डेप्रिसिएशन कैसे बनी, रिकॉर्ड हुई, एंड नाउ एसेट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 64,000 on this date. Recoverable amount is estimated at 96,000. रिक्वायरमेंट पढ़ें, आपसे जनरल एंट्री सिर्फ रिवर्सल की मांग रहा है। अगर कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, पेशेंस दिखाएं, पेज 20 पे जाएं। जी आप सही कह रहे हैं सर, वो नीचे फिगर्स इसलिए दी हुई थी कि हमें पता चल जाए। बात हमारी फाइनल ये हुई है कि अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल है तो इम्पेयरमेंट लॉस की वर्किंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू यूज कैलकुलेट करें, फिर कंपेयर करें, फिर फैसले करें, फिर डेफिनेटली वैल्यू यूज बहुत दूर निकल गई। इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है मिस्टर अहमद, फिर इम्पेयरमेंट लॉस की बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मिस्टर अहमद, ये सर वर्किंग करवानी है सर, पेज नंबर 20 देखिए सर। कॉस्ट मॉडल या फिर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल अगर है और रिवर्सल है तो किसको किससे पहले कंपेयर करना है, नहीं कैरिंग अमाउंट को चले करना है तो आप कर लें पहले, लेकिन चले कैरिंग अमाउंट दिखा दें। कैरिंग अमाउंट क्या है, 64,000 है, ये 64 तो ओके। अब इसे इंक्रीज अबव द लोअर ऑफ से देखना, तो लोअर ऑफ वाली फिगर ढूंढना, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 95,000। अब कंसिडरेट करें जरा, कैरिंग अमाउंट इफ नो लॉस, कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे करूं, 1 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, सिंपल कैलकुलेशन थी यार। 80, ठीक है, क्या 80, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो 80,000 पे हम होते। इनमें से क्या उठाना है, लोअर उठाया मैंने, कितना, कंपेयर किससे करना है, तो 64,000 से बढ़ा के कहां तक आना है, 18,000 की एंट्री बताएं। इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट रिवर्सल हो रही है, एक्यूमुलेटेड, सॉरी, अच्छा, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। मैंने तो कहा था यार वो एज बाकी एज इट इज होगा, ये 16 वाला 16,000, ठीक है जी, ये लिखना अपने हाथ से, वर्किंग 16,000 ही बनता, ये वर्किंग लिखे नहीं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो वो जो हमने एज पर आई 16 बहस की है वो तब है जब रिवैल्यूएशन मॉडल हो, रिवैल्यूएशन मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो।
जी नोटेड, एनी कंफ्यूजन? जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूं? एग्जैक्ट टाइमिंग तो बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना, मैं इंसान हूँ शायद, कोई एक आध सेकंड आगे पीछे। तकरीबन बता देता हूँ यार, एग्जैक्ट मुश्किल है मेरे लिए। थोड़ा सा गुस्सा कम कर यार शान, इतना गुस्सा कोई नहीं, मैं यूज टू हूँ यार। पेज 24 यार, आप क्यों मतलब इस तरह कर रहे हैं यार? मेरा और शायान का मामला क्या हो गया? तकरीबन ही चलो बता के जाऊंगे। नेक्स्ट पेज से, पेज 24, एग्जांपल स्टार्ट। एन एसेट ऑफ परचेज फॉर ₹1 लाख। अब ये जो वैल्यूएशन मॉडल वाला एक और करवाना जरा। 10 years residual value straight line 31st December 2021 depreciation 10,000 was recorded। साथ साथ सोचते जाओ, ये सेकंड पैराग्राफ तक इकट्ठे हो रहा है, यहाँ तक डाटा सेम है। जी थर्ड पैराग्राफ करो शुरू। इम्पेयरमेंट लॉस 18,000 कैसे बना? 90,000 माइनस 72,000, 18,000 इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं। 31st December 2022 डेप्रिसिएशन 8,000 समझ आ जाएगी। was recorded on this date recoverable amount is 95,000। ये तकरीबन पिछले पेज वाला सवाल है, बल्कि सारा ही शायद है। सवाल इसके नीचे रिक्वायरमेंट में if uses reversal of impairment loss if uses devaluation model। आपके पास लिखा जरूर हुआ है, लेकिन प्लीज आपने वर्किंग मुझे करवानी है। कौन सी डेट है जिस डेट पे रिवर्सल की बहस हो रही है? प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करें, ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ वाइंड अप करें। किसको किससे के बराबर करना हो? पेज नंबर 21। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल करते हुए कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट के इक्वल करना है। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 72,000 माइनस 8,000 समझ आ जाएगा। 72 पे आ गए थे, एक और साल 2022 वाला कंप्लीट हुआ, 8,000 डेप्रिसिएशन के बाद एसेट 64,000 पे आ गया। रिकवरेबल अमाउंट ढूंढ दें। बेटा एक मिनट ठहर जाए करें यार, लिखा तो हुआ है, वहीं भी लिखा हुआ है, फिर देख के लिखना शुरू कर दिए, मिट ना जाए। पहले देख तो नहीं, करना क्या जी? रिकवरेबल अमाउंट पेज नंबर 21 को लिंक करें एग्जैक्टली। जिस तरह वहां क्या था, जिस तरह वहां क्या था वैसे मैंने क्या क्या लिख लिया। जिस तरह वहां 46,500 था और वहां 55,000 था, उसकी जगह मैंने ये लिख लिया है। जिस तरह मैंने वहां डिफरेंस लिया था, इस तरह आपने मुझे यहाँ 31,000 का डिफरेंस बता दिया है। बता दिया सर। फिर जिस तरह मैंने वहां नीचे 2 लाइनें लगाई थी, मैंने उसी तरह वहां लगा ली हैं, यहाँ लगा ली हैं। फिर जिस तरह मैंने वहां क्या लिखा था, उस तरह यहाँ मैं क्या लिखने लगा हूँ। जिस तरह आपने मुझे वहां 49,000 बताया था, जैसे ढूंढ के बताया, इधर 18,000 ही प्रॉफिट लॉस में गया है, क्योंकि इससे पहले कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस की बहस नहीं थी। तो जिस तरह वहां 4900 रिवर्स हुआ था, यहाँ 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 18,000 लॉस का क्रेडिट आ गया। वापस उधर जाए, जिस तरह वहां फिर आपने मुझे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाई है, वहां कैसे करवाई है। जिस तरह वहां 10,000 बताया था, उसी तरह वो तो 10 यहाँ आ गया है। एट कॉस्ट मॉडल मजबूरन 10 वो वाला एज इट इज आ गया, वो वाला नहीं, इस पेज वाला एज इट इज आ गया। वहां जब मुझे आपने 8 बताया था, ये तो लगता वहीं से सवाल उठने लग गया। नहीं मतलब जहां वहां जिस तरह 8,000 था, वहां भी यहाँ भी 8,000 ही है। इन वर्ड्स का मीनिंग फाइनल है। ये कितने साल गुजरे हैं आफ्टर, वहां 2 गुजरे थे, या एक ही है, तो ये सिर्फ यहाँ 2,000 डेप्रिसिएशन की रिवर्सल है।
सॉरी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ करके 16,000 का लॉस रिवर्स होकर प्रॉफिट लॉस में रहेगा। और फाइनली जिस आपने बैलेंसिंग फिगर वहां निकाली थी 5,000, यहां जरा बोल दें कैसे निकालेंगे। 31,000 माइनस 16,000, 5,000 नहीं 15,000। सर सॉरी एक मिनट मौका तो दो यार, एक पहले लगा दिया मैंने, क्यों हो गया? यकीनन मेरे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेटा इंसान हूं यार। एक एंट्री लिखवा दें, एक क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 31,000 से, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस फिगर है 16,000 एंड 15,000 से रिलेशन सरप्लस आ गया। I hope कि everything is okay. Any confusion? देख लें, अगर लिखना तो जगह बना लें, एंट्री लिख लें। जी जी जी, वो मैं आज ही मैंने बता देना, आज ही मैंने बता देना। एक जमाने मैंने एक जगह भी छोड़ी हुई थी, आज बच का टाइम ABC लिखी हुई है। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग तो पता ना सबको, पीएल, वो आज बात कर लेता। उसके जो आपने पूछा, ये असल में इसकी डेप्थ तो FA2 में ही है, लेकिन जितना आपको पता होना चाहिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ये आई एम वेटिंग फ्रॉम साइड। ये बड़ा अनाउंसमेंट, एवरीथिंग इज ओके। देन बेटा जो आपने भी पूछा था स्टेटमेंट, जरा पहले एक छोटी सी बात जरा और नोट कर लिए हमने। देन बेटा अब ये जो वर्किंग है, ये जो मैं आपके सामने IS16 के जमाने से कर रहा हूँ, यहाँ तक आते आते अब जरा हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, टाइम भी बच जाता है और सम टाइम शायद जरूरत भी पड़ सकती है। ये जो 16,000 निकाला मैंने रिवर्सल ऑफ लॉस, पहले 18,000 आपने मेरे क्या ढूंढ के बताया कि जो लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था, फिर जितना अरसा बीच में गुजरा उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो कॉन्सेप्ट तो यही है सारा जो आपसे डिस्कस होता रहा है, लेकिन कैलकुलेटर पकड़े इसका एक शॉर्ट वे भी है। ये किस अमाउंट को कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट वे बताने लगा हूं, इधर उधर कहीं नहीं, एवरी अदर थिंग इज सेम। 16,000 कैलकुलेटर पे भी रिलैक्स रह के आ सकता है, लेकिन इस वक्त आप जो वर्किंग है शॉर्टकट है, ये कोई लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल वर्किंग ये है, लेकिन अगर शॉर्टकट एग्जाम में जरूरत पड़ जाती है और समटाइम्स डाटा भी सफिशिएंट नहीं होता, तो वो फिर मैं दिखाऊंगा कहाँ डाटा भी सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं कैलकुलेटर पे, अभी रहने दें लिखने को, 18,000 मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, और देन फिर इस लॉस को जो आया था, ये लॉस आया था, मैंने वही उठाया 18,000, और ये जो लॉस आया था इसको अगर मैं रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दूं, ठहरे नहीं, ये कुछ ये डेप्रिसिएशन नहीं है, प्लीज ये डेप्रिसिएशन नहीं है मेरे भाइयों। वो ठीक है, शायद फिगर मैच कर गई। ये 18,000 मैंने क्या उठाया,
लॉस उठाया, ब्रैकेट के अंदर की बात करूं, चले ब्रैकेट के बाहर भी मैंने लॉस उठाया, फिर माइनस करके ब्रैकेट के अंदर दोबारा मैंने क्या लिखा है, लॉस लिखा है, डिवाइडेड बाय क्या किया, और इस केस में एक ही साल गुजरा है, रिवर्सल से पहले एक ही साल गुजरा है, तो शायद जरूरत भी नहीं है, लेकिन इनटू 1 मैंने इसलिए किया है कि एक साल गुजर गया। कैलकुलेटर पे आंसर बताएं, इस ब्रैकेट में लिखने से क्या सीधा आ गया, रिवर्सल ऑफ लॉस की फाइनल फिगर आ गई। कभी कभी आएगी, पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है, जरा ढूंढें, अगर आपने आंसर लिखा है तो आप अपने हाथ से लिख लें, और अगर आंसर नहीं लिखा तो जरा ढूंढ लें कहाँ वर्किंग लिखी हुई है, कहीं मिल गई, और करके कहीं लिखी हुई है, ये किस चीज को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव है, रिवर्सल ऑफ लॉस की फाइनल फिगर को कैलकुलेट करने के ऑल्टरनेटिव। क्या ऑल्टरनेटिव है जरा बताएंगे, देखें फिगर, लॉस की अमाउंट उठाएं, माइनस करके, नहीं नहीं, लॉस की अमाउंट उठाएं और उसमें से माइनस कर दें लॉस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, और अगर साल एक से ज्यादा गुजरे हैं तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। अब मैं इंशाल्लाह अभी आपको 3-4 सवालों में करके दिखाऊंगा, और फिर आपसे 3-4 सवालों में पुरानी वर्किंग्स रिवाइज करने को कहूंगा, और वहां ये हुआ भी हुआ होगा तो आप भी इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे कि कैसे ये हो जाता है, और पेपर में जे वाला भी यूज हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया था, लॉजिकली क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। मेरी सजेशन ये होगी कि अगर ये हो सकता है तो हम वही करेंगे, लेकिन अगर कहीं ना हो सके तो फिर ये शॉर्टकट भी पता हो तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप वर्किंग करते जा रहे हैं तो वो भी इतना कोई लॉन्ग कट नहीं है, वो 500 घंटों का काम वो भी नहीं है, लेकिन इसका भी पता चले होना जरूरी है। बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। रिवैल्यूएशन में यूज हो सकता है, क्या ये शॉर्ट में उन सवालों में भी यूज हो जाएगा जो हमने पहले किए हैं? यार प्लीज हमाद एंड फिजान, या अल्लाह मौला मदद कर, या अल्लाह एक मिनट मौका तो दियो यार। फिजान ये रिवैल्यूएशन में ही हो रहा है, कॉस्ट मॉडल में भी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाए। यार फिजान को प्लीज यार खुदा के लिए, बेटा क्यों इस तरह शर्मिंदा करते हो यार, मुझे क्या पता कि अकाउंटिंग क्या होती है। पेज नंबर 22 भागते भागते, सॉरी 21, अच्छा इससे सॉरी एक सेकंड, इससे जो अगली एग्जांपल है होमवर्क है, पेज नंबर 24 25 पे जो दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, काइंडली इनके साथ होमवर्क लिखें। देख लिया सर, देख लिया सर, ये जो HWF लिखते हैं ये घजा के क्यों नहीं नजर आता। पेज नंबर 21, पेज 21, पेज 21, पेज 21 के एंड पे 3500 ढूंढे, क्या इसी 3500 को कैलकुलेट करने का भी मैंने तरीका बताया है, प्लीज क्या इसी को कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, मुझे जरा तरीका बता देंगे, फिगर नहीं। सबसे पहले क्या उठाऊं, वर्ड्स थोड़े से कम में पूरे कर लें, जो लॉस प्रॉफिट लॉस में गया, जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया है वो उठाएं, वही जो पहले भी उठाते रहे आप। क्या उठाया आपने, 4900, फिर क्या किया, फिर क्या करना है, फिर लॉस ब्रैकेट में लिखा डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ बताएं, ये जब रिमेनिंग गिनी थी उसी की बहस हो रही है। 7 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों अब है, अब 2 साल गुजर गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। ओके है सर, ओके है सर, देन मेरा ख्याल है मेरे साथ 2 काफी है, बाकी 2-3 सवाल मैं आपको वॉल्यूम 1 के बताता हूँ, तो वहां से फिर इंडिविजुअली देख लें। मेरी तरफ बोर्ड पे जरा देख के फिगर्स के नाम बताएं। लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस माइनस लॉस इन प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय जो साल गुजर चुके हैं,
2 क्वेश्चंस में कम से कम रिवाइज कर लें, बाकी आज के बाद जो भी सवाल आएंगे उनमें अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पहले हुआ था उसे आज जाके काट देना है, प्लीज, ये और है, वो अपनी जगह है, ये एक्स्ट्रा है। सबसे पहले नोट करें वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 20, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 20, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 20, ओमेगा केमिकल्स। इस क्वेश्चन में इस बहस को आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना आंसर घर में ढूंढिएगा। 31 दिसंबर 2014 पे ये रिवर्सल ऑफ लॉस की स्टोरी आई थी यहाँ। तो एक तो ये रख लें ओमेगा, इसमें जरा ढूंढ लीजिएगा जहां पे ये मसला है, वहां पे करके देखिएगा। फिर कौन सा पेज कह रहा हूँ, प्लीज, कौन सा कह रहा हूँ, पेज 20, वॉल्यूम 1, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, जस्ट एक मिनट। नहीं, वो तो मैं भी ढूंढ रहा था, जस्ट एक मिनट। देन क्वेश्चन एक ढूंढे अपना फेवरेट, एक हुआ हुआ सवाल आपका जिसमें जरा रिवॉल्यूशन के साथ जरा एस्टीमेट चेंज भी रिवाइज हो जाएगा जरा। 102। अब अगर टसूकी वाले सवाल में आपने लॉजिकली सही फाइनल कर लिया तो देन फिर इसका मतलब होगा आपको कुछ समझ आया। टसूकी में 2 चीजें इकट्ठी हो गई थी, एस्टीमेट भी बदला हुआ था, तो एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी रिमेन सेम। तो टसूकी खासतौर पर उन्होंने नेक्स्ट क्लास में याद करवाना कि टसूकी में आपने किया या नहीं। बाकी इंशाल्लाह ओमेगा में को तो इसी तरह रिपीट होना है, लेकिन इसको फाइनली दोबारा एक दफा पूरा देखिएगा जरा कि टसूकी में जाके वो रिवैल्यूएशन, वो जो रिवर्सल ऑफ लॉस की स्टोरी थी, वो जो डेप्रिसिएशन की स्टोरी थी, उसमें भी जाके गेम जरा चेंज हो गई। तो इसमें फाइनली अप्लाई इधर भी इंशाल्लाह होगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए जरा पहले सही तरह रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाकी 2 देख लें, उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप पिछले भी अगर कभी देखेंगे जो जो आंसर्स आपके पास अवेलेबल हो उसमें ये वर्किंग हुई नजर आ जाएगी आपको। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ करना क्या है, जो लॉस प्रॉफिट लॉस में गया वो उठाना है, देन माइनस का साइन लगाना है, देन ब्रैकेट खोलनी है, देन वो लॉस दोबारा लिख लेना है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करनी है, और जितने साल गुजर गए हैं तो काइंडली मेरे ख्याल 2 जगह जरूर अप्लाई करें, और खासतौर पर 102 पेज पे तो इंशाल्लाह बात करते हैं। जी ठीक है प्लीज, ठीक है सर। देन सर इन क्वेश्चंस में, बल्कि इसी पेज पे भी अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एक OCI वर्ड लिखा हुआ है, इसी पेज नंबर 22 के नीचे देखें जरा। जी हो सकता है ये भी आपकी नजर से पहले भी कभी सवालों के आंसरों में कभी वर्ड नजर आया हो। तो ये OCI क्या है? आप में से इसके इस वक्त वॉल्यूम 1 है आप लोगों के पास? कुछ लोगों के पास निकल आएगा, जरा बताइएगा काइंडली कितने लोगों के पास है। नहीं, असल में जो हम बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, 7 वालों से शेयर हो जाएगी। असल में जो मैं बात करने लगा हूँ ये शायद अप्लाई भी हो जाए तो बेहतर है। ये जो इस वक्त मैं बात करने लगा हूँ ये शायद अभी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जामिनर आज से 4-5 साल पहले उसने एक छोटा सा पंगा लिया आपके साथ, तो काफी अरसा हो गया उसे भूल गया, लेकिन खदशा फिर यही है कि कहीं अचानक उसे याद ना आ जाए। रजिस्टर का एक नया पेज निकालने और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जैसे ही रिलैक्सेशन थोड़ी सी इधर उधर हुई, आपको ऐसे लगेगा जैसे हम इस वक्त किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें प्लेनेट पे पहुंच गए। तो रिलैक्स रह के रजिस्टर का एक नया पेज निकालो, और जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन डिस्कस होने लगी है। रजिस्टर का आपने नया पेज तो निकाल लिया है, लेकिन अब ये खाली पेज आपने नहीं देखना, बोर्ड पे देखना। आप लोगों ने कभी वर्ड मुझसे सुना है? जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं सारे?
प्लीज बेटा शाम हो जाएगी, या आप रेडी होंगे या नहीं होंगे? साइलेंट कैसे हो सकता है ये? कभी आप लोगों ने मुझसे वर्ड सुने हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? क्या जहन में आता है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, गेम ऑन। नहीं, मैंने कहा आप चेक कर लो कि नॉन करंट एसेट्स नहीं जहन में आ रहे। लेकिन मेरे से ही कभी और अपनी जिंदगी में कभी आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम वर्ड सुना? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अगर कभी वर्ड आए तो क्या जहन में आता है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, गेम ऑन। मेरा ख्याल में आज से पहले पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड जहन में आए, या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम वर्ड जहन में आए, स्टार्ट फ्रॉम सेल, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन नेट प्रॉफिट या लॉस। बड़े हो गए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अब मेरे वर्ड जरा गौर से सुना। असल में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क है। डरने की कोई जरूरत हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं। आपको किस चीज से डर? अल्लाह मालेगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क है क्या? आप बताएं जी, आपको जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पता है? सेल आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जस्ट एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, अदर इनकम लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन सेलिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शायद आप पता नहीं लिखें कि नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। वर्ड सुना होगा लेकिन मेरा ख्याल आप एडमिन सेलिंग से बनाते होंगे। हाँ, एडमिन सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस को मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी आगे, डेप्रिसिएशन। ये कौन सी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है यार? और नोट्स में जमा करते थे यार, क्यों ध्यान मेरा ले रहे हैं? ये तो मेरे जमाने में होता था। अब नोट्स में जाते थे, सेलिंग एडमिन का एक नोट बनाते थे यार। नहीं, अज्यूम कर लेते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस का भी वर्ड सुना? फाइनेंशियल चार्जेस से पहले अगर कोई प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली जाए तो दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कल परसों टेस्ट हर जगह नजर आ रहा है बार बार, लेकिन वो कंपलसरी टोटल नहीं है। रेशियोज के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है, कंपलसरी नहीं। अगर वो ना हो तो क्या करते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और फिर टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये आई होप के रेशियोज पढ़ने के बाद कोई इशू वाली बहस नहीं है। तो असल में सर, यहां से लेके मीन सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाए तो दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट starting from sale up to profit after tax is called as statement of profit or loss। आपके लेवल पे क्योंकि इससे आगे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, थोड़ा सा जो है वो भी मैं बताने लगा हूं, इसलिए आपके लेवल पे अगर वो कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहे या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहे, तो आपने क्योंकि बनाई ही स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती है, तो इसलिए आप या क्या कह दें या क्या कह दें, बात एक ही हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कह दें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कह दें, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपने आगे जाना ही नहीं होता था, इसलिए बात एक ही हो जाएगी। लेकिन असल में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, क्या वर्ड बोला मैंने अब? हैज टू पार्ट्स। वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम हैज टू पार्ट्स। One is
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां से कहां तक? सेल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। एक वर्ड है अदर इनकम, अभी सुना है सर? क्या अदर इनकम इज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट? वेयर आई एम, मैं इस वक्त कहा हूं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद एक और स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम हैज टू पार्ट्स, नंबर वन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर इनकम, नहीं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। और यहीं से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से एक एब्रीविएशन बनी OCI। प्रॉफिट एंड लॉस से एक एब्रीविएशन बनी है प्रॉफिट एंड लॉस। रिलैक्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में काफी सारी 5, 6, 7 मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन हो सकता है दुनिया आगे बढ़ गई हो, फाइनल वगैरह में शायद और भी हो। 5, 6 टाइप्स ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स हैं जो आगे फाइनल तक जाते जाते आपके सिलेबस में आएंगी। अदर इनकम्स हैं या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। बाकी जो 2-3 चीजें और हैं वो FA2 में भी हैं। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर इनकम नहीं, अदर कंप्रीहेंसिव। आपके लेवल पे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करके दिखाया जाता है एंड नथिंग एल्स। तो स्टेटमेंट मेरी आराम से मैंने बोलने की कोशिश की, रिपीट करेगा मैंने क्या बोला? आपके लेवल पे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस की एक प्रेजेंटेशन आती है। असल में वर्ड शायद वही है, कोई रियलाइज्ड इनकम है, अनरियलाइज्ड इनकम है। कभी ये वर्ड सुने मेरे से? सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर एंट्री बोला? ऐसा डेबिट सरप्लस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बोला। इज इट पॉसिबल कि कभी सरप्लस पड़ा हो और लॉस आ जाए? तो फिर सरप्लस डेबिट, लॉस भी डेबिट, लेकिन जरूरी भी नहीं है ना हो। लॉस पहले सरप्लस से डेबिट होता है, बैलेंसिंग बच जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, एसेट क्रेडिट होता है। क्या सरप्लस क्रेडिट डेबिट हो सकता है? एक ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की भी एंट्री है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब मैंने जो बोलना है, जो बेसिक प्रिंसिपल वो 2 लाइनों में है, वो मैंने लिखना तो है ही है, लेकिन मैं शायद अभी बोलते हुए आपको बताते बार बार कुछ बोल ही जाऊंगा, तो ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा, लिख लेना इंशाल्लाह। पेज खाली पड़ा है हमारे पास, जरा देखें जरा, तो लिखने की टेंशन कोई नहीं है। तो जब भी कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट या डेबिट हो जाए किसी साल में, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की एंट्री दोबारा बोलो। अपना बचपन से लेके अब तक का सारा नॉलेज जरा इकट्ठा जहन में ले, आराम से एंट्री दोबारा बोला। ये आपको जो आपने एंट्री बोली, इसके इफेक्ट्स कहां नजर आएंगे? चेंजेस इन इक्विटी में, सरप्लस के कॉलम में, लेस होगा रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होगा। इसकी कोई बहस नहीं हो रही, मैं चेंजेस इन इक्विटी बना रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ अदर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम इज अनदर नेम ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक अलग बहस है। क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कभी आपने बनाई है? काश भाई का मैं होता। आ रहा भाई, इधर ही है, अपना ही है, आ रहा है वापिस, आ रहा है, क्या हो गया?
मैंने कहा है, आप तो एंजॉय करें, मैं थका हुआ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहन में लाए। कहां से शुरू होती है? कॉलम होते हैं, कहीं से शुरू होने वाली बहस नहीं है। कॉलम होते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, गेम ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन पे रुक जाए। सरप्लस का कॉलम है, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस अगर हो, इसी का एक और नाम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, याद है? अब ये चीजें इकट्ठे करने का जमाना आ गया हुआ, तो आपकी इन बातों से ये यस मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। एक सवाल मेरे जहन में आ गया, एक नया बनता ना, क्या पुराने सवाल कर करके यार कमाल होगी। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट अगर आप करें तो सरप्लस के कॉलम में से फिगर लेस हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगी। इस एंट्री की कोई बहस नहीं हो रही, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एज इट इज आनी है। अब मेरे वर्ड दोबारा सुनो जरा, जब कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, बल्कि शायद सही तरतीब ये होगी, क्रेडिट नॉर्मल है, डेबिट सरप्लस क्रेडिट या डेबिट हो जाए, whenever there is a debit slash credit effect on surplus during the year other than the entry of transfer of surplus, it is presented in other statement of other comprehensive income as well. Important words, relax, अब रह सुनो। Suppose during the year रिवैल्यूएशन हुई है और सरप्लस आया, मैंने तो कहा था ये इक्विटी में जाता है, मैं तो अभी भी कहा इक्विटी में जाता है, मैंने तब भी कहा इक्विटी में जाता है, सारा जमाना गुजर गया, इक्विटी में जाता है, जाने लगा, टेंशन फ्री रहना। सरप्लस की एंट्री, क्या सरप्लस इक्विटी में नहीं जाता? जाने लगा। फिगर्स मैंने कुछ इसलिए अज्यूम किया अंदर मैं फिगर्स से समझा सकूं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 1 लाख, एनी कंफ्यूजन? सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर आया 20,000 और सपोज सरप्लस क्रेडिट हुआ है, इज इट पॉसिबल कि ड्यूरिंग द ईयर लॉस आया होता और सरप्लस पड़ा होता? तो मैं उसकी बात अभी करता हूं। मैंने इसे कहां प्रेजेंट किया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग लेने लिखी है, लिखी तो नहीं, अब लिख दी। और आपके सिलेबस में बस रिवैल्यूएशन सरप्लस की बहस ही है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। सरप्लस अगर क्रेडिट होके आया है तो ये पॉजिटिव फिगर इसलिए होगी कि प्रॉफिट भी क्रेडिट हो तो पॉजिटिव फिगर होती है, प्रॉफिट डेबिट फिगर होती है, सरप्लस क्रेडिट हुआ है, दोनों फिगर्स आपस में ऐड होके जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज टोटल comprehensive income. Total comprehensive income. What is the profit for the year? 1 लाख. What is other comprehensive income? 20,000. What is total comprehensive? Total comprehensive income मतलब profit plus other comprehensive income if any. तब मेरी ये स्टेटमेंट क्या बन गई है? स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income has 2 parts, statement of profit loss and statement of other comprehensive income. तो total comprehensive income means profit और सरप्लस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सरप्लस मैंने यहां तक प्लस किया। लेकिन रिलैक्स, क्या चेंजेस इन इक्विटी बनाई जाती है? सभी बनाई जाती है सर। क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के किसी कॉलम में नजर आएगा? लाख रिटेन्ड अर्निंग्स में नजर आएगा या 1,20,000 रिटेन्ड अर्निंग्स में नजर आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से।
और ये जो 20 यहां प्रेजेंट हुआ है, जस्ट प्रेजेंट हुआ है, ये सरप्लस क्या अपने कॉलम में भी आना है? कितना, कैसे? 20,000 पॉजिटिव आना। अगर मैं आपसे कहूं, एक सेकंड बोर्ड पर देखें, थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ा था समझाने के लिए, कि पहले आपको ये तो पता है, हमें क्या पता, हमें नजर नहीं आ रहा, क्या हमें यहां तक पहले भी पता है क्या? या अल्लाह मदद कर मौला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है, और अगर सरप्लस आया तो इक्विटी का पार्ट है। प्लीज ये पता है सबको। मैंने सिर्फ नई चीज क्या बताई है, मेरे से वर्ड दोबारा सुना। वेन एवर देयर इज अ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, इट इज प्रेजेंटेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज वेल। का वर्ड क्यों है? कहां तो इसने आना ही है, बस कहां भी प्रेजेंट हो जाना है। चेंजेस इन इक्विटी में तो इसने आना ही था, कहां भी प्रेजेंट हो जाएगा। ये काम हम कब किया करेंगे? पहले हम रिलैक्स दोबारा हो जाते हैं। हमारे पास अभी आपने कहा था वॉल्यूम 1 है, तो एक मिनट खोलिएगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 के एंड में जाए, अपना फेवरेट पेज नंबर 220 में ढूंढने कोई। डिस्टिल ढूंढना। डिस्टिल के आंसर को जब हमने किस जमाने में सॉल्व किया था, तो उसके नीचे आपने गिन के 5 लाइनें भी छोड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो रजिस्टर शायद जरा पुराना हो गया। है नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो उसकी जरूरत नहीं, वो इंशाल्लाह आप होमवर्क में करेंगे। मैं अभी समझा दूंगा, आप जरा मुझे बताएंगे आपको क्या पता चला, मैं फिर लिख दूंगा। इट इज सिंपली जस्ट अ प्रेजेंटेशन। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इस चक्कर में जाना ही नहीं? तो रिक्वायरमेंट पढ़े जरा डिस्टिल की। आराम से पढ़ना शुरू करें, थोड़ी ऊंची आवाज में पड़ेगा, मेरे पास वॉल्यूम 1 नजर नहीं आ रहा। क्या लिखा नजर आ रहा है? क्या रिक्वायर्ड है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड। अगर ये एंड ना होता तो हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, हमने सरप्लस सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी में लिखना है। अगर होगा तो चेंज इन इक्विटी बनानी होगी तो बहस खत्म। लेकिन अगर वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी कह रहा है, तो ये किधर बनती है? सवाल नंबर 1, ये बनती कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अलावा अलग बनती है, उसी के नीचे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एक हेडिंग आ जाती है। इसमें आता क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट आता है, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, एंड बस। वो भी अगर ड्यूरिंग द ईयर आया। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर होती है। तो बाकी ये जो मैं बोला सेंटेंस, मैंने अभी इंशाल्लाह लिखने लगा हूं, बाद में आप इसी तरह अप्लाई कीजिएगा। यहाँ इस सवाल में 2 एसेट्स रिवैल्यू हुए थे और उनका सरप्लस आया हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो फिगर्स के साथ आप नेक्स्ट टाइम याद करवा दें, वो जरा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है इस वक्त इसके बाद आंसर ना हो। मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूँ। मैंने आपसे क्या कहा? 20,000 सरप्लस आया, चेंज इन इक्विटी में आना है, जस्ट शेयर होल्डर्स की प्रेजेंटेशन के लिए अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का ये पार्ट बन जाएगा। यहां तक ओके? एनी कंफ्यूजन? आप लिख लीजिएगा, मैं वापस दोबारा वही एग्जांपल कर दूंगा, लेकिन मैं बताने के लिए जरा एक बात और भी बीच में ऐड कर दूं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हैं साथ? जी सर, अब आप मेरी तरफ देख के जरा बताएंगे कि अगर सरप्लस पड़ा हो और लॉस आ जाए तो एंट्री क्या होती है? मायूसी खत्म भाईजान। सपोज लॉस था 10,000, एसेट क्रेडिट हुआ, सरप्लस पड़ा था 8,000 और 9,000, रिवैल्यूएशन लॉस। कहाँ गया? वर्ड बोलना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले पहले या बाद में, वो कहानी खत्म होगी। जब प्रॉफिट लॉस में चीज गई उसकी कोई बहस नहीं। 2,000 हमारी बहस से निकल गया। एंट्री गौर से देखें, क्या इस एंट्री में सरप्लस डेबिट हो रहा है अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस?
10,000 से, तो 8,000 अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? लॉस है, लॉस है, डेबिट हुआ हुआ है, लॉस सरप्लस एडजस्ट हुआ हुआ है। ये 2,000 लॉस भी नीचे आ जाएगा। ये प्लीज कहाँ आ चुका होगा? अगर लाख प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो ये उसके अंदर आ चुका होगा, कहीं अदर एक्सपेंसेस वगैरह में आके गेम खत्म हो चुकी है। whenever there is a credit debit effect on surplus other than ट्रांसफर, तो इस केस में ये बहस कैसे खत्म हो जाएगी? अब डेफिनेटली हम जादू तो सीख नहीं रहे। लाख माइनस 8, 1,08,000 नहीं, 92 यहां हो जाएगा। अब 92 कैसे हो गया? लॉस का फैक्ट था, नेगेटिव फिगर थी। रिलैक्स होके बोर्ड पे देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना नजर आएगा? 1,00,000 रिटेन्ड अर्निंग्स में। सरप्लस का कॉलम इफेक्ट होता है अगर लॉस आ जाए और सरप्लस पड़ा हो, इससे ना मुकर जाइएगा यार खुदा के लिए। अगर लॉस सरप्लस से एडजस्ट हुआ है तो क्या चेंजेस इन इक्विटी में सरप्लस के कॉलम में फिगर आएगी सर? क्रेडिट हुआ तो पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव था तो किस कॉलम में 8,000 कैसे लिखा जाएगा? सरप्लस के कॉलम में 8,000 फिर नेगेटिव लिखा जाएगा, और बात मेरी खत्म हो चुकी। बात है क्या? इंग्लिश। whenever there is a, बनवाई जी सेंटेंस में 3-4 दफा बोला, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हुआ या नहीं? हम एंट्रीज में लाएंगे, हमें एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गई हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। सरप्लस क्रेडिट होगा एंट्री में तो पता चल गया कि क्रेडिट हुआ है, सरप्लस डेबिट हुआ तो पता चल गया सरप्लस डेबिट हुआ है। तो जब हमारी किसी एंट्री में सरप्लस डेबिट या क्रेडिट होगा, हाँ, किस एंट्री को क्यों छोड़ें? ट्रांसफर में भी सरप्लस डेबिट होता है, लेकिन वो चेंज इन इक्विटी में आती है, इसलिए एक अदर देन हम बस लिख लेंगे। वरना जब भी कभी क्या सरप्लस क्रेडिट डेबिट होगा तो उसमें अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रिक्वायर्ड हो तो सरप्लस क्रेडिट है तो पॉजिटिव फिगर प्रेजेंट हो जाएगी, और अगर डेबिट फिगर है तो नेगेटिव प्रेजेंट हो जाएगी। नथिंग एल्स विल चेंज। और हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की तरफ जाएंगे कब? व्हेनेवर देयर इज एनी इंडिकेशन। डन है? प्लीज सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस other than entry of transfer of surplus, it is presented in other comprehensive income as well। का मतलब क्या है? कहाँ के साथ साथ? इक्विटी में तो आना ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन में इट इज प्रेजेंटेड इन अदर comprehensive अदर इनकम इन अदर। अगर आपके सामने कभी वर्ड बोला जाए अदर इनकम में ले जाओ यार, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहा? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। और अगर मैं कभी कहूं यार अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ले जाओ यार, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेजेंटेशन की बहस हो रही है। इट इज प्रेजेंटेड इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एज वेल। अब मुझे ये सिर्फ बता दें कि मैं आप ये सिनेरियो सरप्लस के साथ लिख लें तो अच्छा है या लॉस के साथ? दोनों के साथ तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो काट के पता भी नहीं चलता मैंने 20 वाला लिखा भी था ये। दोनों शायद मेरे ख्याल है लॉस से जरा ज्यादा अच्छा है। इस तरह कर लेते हैं, बोर्ड पे जरा देखो, स्लैश लगा लेते हैं ना, जिस तरह नीचे इंग्लिश में स्लैश लगाया। 20,000, लेकिन 20,000 अगर होगा तो 1,20,000, और इधर 8,000 की जगह स्लैश लगा के 20,000 पॉजिटिव स्लैश 8,000 नेगेटिव। ये है, अगर आप सोचें तो देखें किस किस तरह के मशवरे आप दे सकते हैं।
तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं। आई होप कि सबको पता चल गया क्या हुआ ये। ये पूरा पेज यूज करना है और साफ सुथरा यूज करना है आपने, ये पूरा सफा खाली एंड में तक छोड़ना नहीं है। और ये जो मैंने एंड में पैराग्राफ लिखा है ये पहले आप बना लें मेरा ख्याल है, तो मैं फिर नीचे ये जो लिखा है इसे कंक्लूजन के तौर पे लिख लीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आपने साथ दिए। Whenever there is a debit credit effect on surplus, सवाए किसके? अब सरप्लस कब कब क्रेडिट होता है, कब कब डेबिट होता है, अभी सोच लेते हैं। अच्छा ये जो चेंजेस इन इक्विटी है आप साथ बना लेंगे? नहीं नेक्स्ट पेज पे ना जाए, मतलब इसके ये एरो शेरो निकालें ताकि पता चले लिंक्ड है। तो मेरा ख्याल बन सकता है, मैंने इसलिए पहले बनाई है, जरा थोड़ी स्पेस रखना जरा। आप चाहे ये शेयर कैपिटल वाला कॉलम ना बनाए, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का चाहे कॉलम ना बनाए, लेकिन ये ना फिर आप कहेंगे ये तो होता ही नहीं है। जो रेलिवेंट कॉलम है वो कर लो। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कहाँ लिखेंगे? चेंजेस इन इक्विटी में यहाँ लिखा हुआ, जहां लिखते थे वहीं लिखेंगे। ठीक है बात। अगर क्रॉसेस सही नजर नहीं आ रहे तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जितनी गौर से आपको जो चीज देखनी पड़ी वो क्रॉसेस है। ये कहीं मैं सही तो नहीं पहुंच गया? क्या मतलब? सर वो कर लेते हैं यार, वो इस वक्त कहाँ से याद आ गई, सोच लेते हैं। अगर नहीं होती हुई तो रहने देंगे, नीचे हुई तो यूएसए कैड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, और सोचना तो वही सोच लेते हैं। ये अचानक कहाँ से हुए? पहले ये तो कर ले यार, नीचे हुआ तो हुआ ऐड। नहीं ठीक है, मतलब वो भी सोच लेते हैं, लेकिन ये सरप्लस है, ट्रांसफर ऐड हो तो हुआ। सर जान दे वो सही है, ये तो रहने दे, वो बता दे, ये कर लें, चला वो सोच लेते हैं। देख लेगा साइमल्टेनियसली बनाना मुश्किल, जरा मुश्किल हुआ हो तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, लेकिन ये दो चीजें अगर साथ हो जाएंगी तो बेहतर है।
ये पिछले टॉपिक्स को रिवाइज कर ली। कहाँ से शुरू किया था? किस टॉप मेरे साथ शुरू किए? मेरे साथ किस टॉपिक से शुरू किया था? रब जाने हमें क्या पता। नहीं, पिछले जो टॉपिक अपने फाइनल रिवाइज करने थे। ये बड़ा परेशान आप ना हो, जिस तरह इंशाल्लाह ये क्लास हो रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम वाली क्लास इससे ज्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में हो सके। जिस तरह ये हो रही है वैसे वो भी होगी। शाम वाली क्लास लाइव भी होगी या बस रिकॉर्डेड होगी? अल्लाह ना करे रिकॉर्डेड क्लास तो मेरी होती कोई नहीं। आप लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो आपको किसी रिकॉर्डेड क्लास का नहीं बताया हुआ था, बल्कि आप लोगों ने तो फिजिकल एडमिशन लिए। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चला कि क्लास रिकॉर्डेड भी होती है? रिकॉर्डिंग क्लास तो होती नहीं है, ये तो लाइव क्लास ली थी आपने। लाइव क्लास में एडमिशन लिया आप लोगों ने। ये फिजिकल भी होगी और लाइव भी होगी, ये कहा गया होगा? अगर किसी ने रिकॉर्डिंग का कहा तो मुझे बताएं। जी, यहां तक हो गया। एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं कहा यार, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह रहम करे यार। दानियाल कैसे कह सकता हूँ यार? ये मुबीन को तो एक मिनट बुलाइए। मुबीन, मुबीन को देखिए। जी, अब ये चेंजेस इंक्लूडिंग वगैरह बना दी, मैं ऊपर कर दूँ उसका? जी दानियाल, जहां तक हुआ है ओके। ये ऊपर है क्या कुछ? कुछ किसी का कोई राय तो नहीं क्या ऊपर? ये शाम की मीटिंग बना ली। हाँ, असर के बाद बनाओ, 5:30। हाँ, मगरिब पर, मगरिब पर। जी सर, जी नोट कर लिए सर? तो बातें शुरू हो गई हो यार, नोट किया नहीं है, बातें शुरू हो गई।
जी सर, नोटेड है प्लीज। जी, अगर कुछ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आपने इससे पहले कब आखिरी दफा किए? लेटेस्ट बार्ड किया और एक अलग पेज था, उसके अलावा कोई चेंज इन इक्विटी के बाद में सवाल किए? हाँ जी, नहीं जी लिमिटेड का छोटा बच्चा वाला था, हाँ सॉरी छोटा सा था। चलिए इसको ये फिर मंडे को याद करवाएगा, फिर चेंज इन इक्विटी का एक सवाल पर मंडे को मैं देता हूँ। इस वक्त आपने करना ये, एक तो मैंने छोटा सा दो काम दे दिए हैं इस वक्त, पेज नंबर 24 और 25 ढूंढे जरा, तो छोटे से दो तीन एग्जांपल्स पहले तो वो फाइनल करना। नंबर 2 आपने वॉल्यूम 1 में ये जब थोड़ी देर पहले वो रिवर्सल ऑफ लॉस वाली बहस हुई है, वो फाइनल करना है। सेकंड ये करें कि दिस्तगिल लिखे जरा, जिनके पास वॉल्यूम 1 है जरा सवाल सामने रखें। किसी के पास इसका रजिस्टर है जिस जहाँ पे आंसर है? जिनके पास आंसर अगर मिल जाए, जिनको ना मिले खैर है, जरा ढूंढ लें जिनके पास है। वॉल्यूम 1 में एक दिस्तगिल किया था, जो रजिस्टर में ढूंढे, पहला रजिस्टर ही चल रहा है ना अभी, तो जिनका तो पहला चल रहा है और जिनका पहला ही चल रहा है और जिनका पहला ही चली जा रहा है, तो और तो कोई भी नहीं यहाँ जिसका ना चल रहा हो कोई और, वो जरा ढूंढे, दिस्किल मिलेगा जरा। अल्लाह करी ईदों से 5 दिन पहले और बाद में ना वो, वरना हम नहीं होंगे। ईदों की छुट्टियों से 5 दिन पहले बाद अगर निकला या किसी डेट में ये सवाल, तो फिर मुश्किल ही हमारे रजिस्टर पे हो। दस्तगील दस्तगील, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनी हुई है, लेकिन एक सरप्राइजिंग न्यूज ये है, उसके नीचे 5 लाइनें खाली हैं, और देन फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है। मुझे मिल क्यों नहीं रहा? डिस्पोजल आ गई है, पीछे जाते जाते डिस्पोजल वाले सफे आ गए हैं, वो भी नहीं है। वो कुछ तो आया होगा यार। नहीं बेटा, बुक का पेज ओके है, प्लीज 220, बच्चे बड़े तेज हैं, बुक की बहस नहीं हो रही, रजिस्टर का पेज नंबर अपना अपना है। जी सर, ये जो 5 लाइनें छोड़ी हुई हैं, यहाँ आपने घर जाके हेडिंग लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। कंप्रिहेंसिव इनकम अगर लिखना तो ऊपर लिखना था, प्रॉफिट एंड लॉस बना चुके हैं आप, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हेडिंग है। ये पैराग्राफ इंग्लिश का पढ़ना है आपने, और आगे वर्किंग्स हुई हुई है, तो इस पैराग्राफ को जरा अप्लाई करके दिखाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मसला रह गया। मैं इस वक्त इसलिए नहीं कर रहा, हालांकि टाइम तो आपको भी नजर आ रहा है कि शायद सबके पास बुक ना हो, बल्कि टाइम है, इस वक्त क्यों नहीं करते? जिनके पास है करें करें, है टाइम, बुक भी नहीं, जरूरत नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है बिल्कुल बंद करें सारे बुक, बुक बंद होगी। सबसे पहले हेडिंग लिखे 5 में से एक लाइन यूज करके, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और आगे एंट्रीज में जाएं, और इंग्लिश में ये जो एक पैराग्राफ लिखवाया हुआ आपने मुझे, अब जिनके पास नहीं है वो काइंडली बेटा फिर घर जाके देख लीजिएगा। जिनके पास रजिस्टर में आंसर अवेलेबल है, मेरा ख्याल टाइम वेस्ट करने के बजाय ये 2 मिनट का काम है, जरा मुकाएं जरा। नहीं नहीं, घर जाके रिवाइज करेंगे। आगे जाएं, रिवैल्यूएशंस नजर आएंगी आपको, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, गलती कोई नहीं करनी, बल्कि एक काम जरा सॉरी करना, इसमें एक वर्ड और भी जरूरी है, कहीं वो इस वक्त मैंने लिखा नहीं हुआ। whenever there are debit credit effect on valuation surplus other than the entry of, इसके बाद जरा वर्ड लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मैंने बोला तो था, लिखा नहीं है, ये इधर अपने पेज पे लिखा था ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द पीरियड, ये जरा वर्ड्स भी लिख लें, ये जहां पे आप नोट कर रहे थे, और देन अप्लाई करके दिखाएं जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताएं, कंपैरेटिव ईयर्स 2017-18 था, 18-19, बिस्मिल्लाह पढ़ें।
नहीं इस तरह नहीं मुझे बताना, आप फिगर लिख लें, मैक्सिमम गलत हो जाएंगी तो कोई इशू नहीं है, गलत करके ऊपर काट के ठीक कर देंगे। आप लोग लिख लें, मैं फिर अभी आपसे पूछता हूँ, जब मैं पूछूंगा तब आपने बताना आपने क्या लिखा है। ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। जी वही धोखा खाया जो नहीं बनता था। हाँ नहीं, मैंने कब का नहीं आएगा, मैंने तो नहीं कहा, करने दें, कंपैरेटिव भी लिखे, कंपैरेटिव भी कहना, सारा क्वेश्चन सच लगाए। नाइनटीन और 18 है, करंट ईयर 19। जी शेख खान साहब आपने मिस्टेक बेटा की है, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ड्यूरिंग द ईयर में पूरा एंड भी आ जाएगा यार। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब था, छोड़ दे सब कुछ। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल का शुरू है, मिड है या एंड है? साल के शुरू से लेकर एंड तक गेम चल रही है यार, खुदा के लिए ड्यूरिंग द ईयर, साल के एंड में ये तो ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक बहस आ जाएगी यार। साल का पहला दिन तो ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, वो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर मींस ड्यूरिंग द ईयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिगर्स नहीं आ रही। ये अहमद आपने बिल्कुल ठीक बताया, शायान आपने बताया तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ऑर्डर उलट है, कंपैरेटिव एंगल से बताएं। जी मेरे सामने लोगों ने सरेंडर तो नहीं कर दिया, देखी जाएगी, बोर्ड पे आने वाला है, मेरा ख्याल हो गया होना चाहिए जिन्होंने किया। 5 आएगा 19 में, व्हीकल वाला 5 माइनस, तो 17 लॉस, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जाएगा या जा चुका है। ऊपर देखें क्या ढूंढ रहे हैं हम, एंट्रीज कैसे देखी आप लोगों ने, डेबिट क्रेडिट, किस एंट्री के अलावा? 5 क्रेडिट हुआ है 19 में, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर, और 24 क्रेडिट हुआ है 18 में, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर। नहीं मैं इसमें बोर्ड में नहीं लिख रहा, और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस 1.5 है, वो नहीं नजर आना, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर। 5 समझ आता है? 5 किस साल, किसका, व्हीकल वाला। 24 किसका, वेयर हाउस का, किस साल, 18, और 17 बहस में नहीं है, और 17 में है भी नहीं शायद। डन है सर, और वो नेगेटिव वाला शायद नहीं आया, डेबिट वाला नहीं आया, और डेबिट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर की बहस नहीं है। प्लीज क्लियर है, ये लिख दूं? मेरा ख्याल एक दफा दोबारा सोच ले, और बल्कि आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया है और ओसीए में कितना गया है। 5 19 में 5 और 18 में 24। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस मेरी तरफ देख के ऊंची आवाज में बोले कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में या ओसीई में? प्रॉफिट एंड लॉस में यार, ना करना यार, जब पी एंड एल भी लिखा हुआ है उसको क्यों इग्नोर कर दिए? वेन एवर सेंटेंस बोल के उठे, वेन एवर